तो आप जो यहाँ रहती हैं तो आपको कैसा अकेले डर फील होता है या कभी ऐसा लगता है कि हम अकेले रह रहे हैं तो हमारे जान को भी खतरा है, ऐसा कुछ आप फील करती हैं? हाँ, अकेले हैं तो अकेले तो डर तो लगता ही है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में अकेले हम और मेरा बेटा रहता है, तो डर तो लगता है। क्या डर आपको बाहर वालों से लगता है या अपने घर वालों से लगता है? सभी से कि हाँ ठीक है, इतनी बड़ी बिल्डिंग में अकेले रह रहे हैं, बच्चा भी डरता है, वो भी। आप बुरा ना माने तो मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे। आप इतनी दूर एमपी से आप हमारे बिहार में पटना सिटी में भगत फैमिली में अंजनी कुमार भगत से आपकी शादी होती है, और ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, ये बताइए। ये तो अरेंज मैरिज है, बिल्कुल अरेंज मैरिज। पुराने स्टाइल में जैसा होता है वैसी ही शादी हुई हमारी। मतलब मेरे भैया आए थे देखने के लिए। आप ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारे हिंदू रीति रिवाज में शादी, खास करके अरेंज मैरिज जो हमारे पेरेंट्स करते हैं, शादी का मतलब सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, दो परिवारों का मिलन होता है। और दो परिवारों का मिलन होने के बाद आप लोग ने अपने पसंद से जिस बहू को अपने घर में लाए, और इतनी दूर से स्टेट अलग, कल्चर अलग, फिर भी 19 साल 20 साल जिसने अपना जीवन यहाँ पर व्यक्तित्व किया, उन महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? नमस्कार, मैं मानसी, आप देख रहे हैं साउंड ऑफ भारत। अभी हम पहुँच चुके हैं पटना सिटी अशोक राजपथ में, और ये रोड के किनारे जो मकान है भगत निवास के तरफ थोड़ा आप दिखा दीजिए। ये रोड के किनारे जो मकान है भगत निवास, यहाँ पे एक पारिवारिक इशू है, वही कवरेज करने के लिए आए हैं। इस भगत निवास में एक ऐसी महिला की कहानी आज हम आप लोग के बीच रखने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, जो एमपी की है। एमपी में सागर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली वो लड़की हैं। उनकी शादी, उनके माँ बाप यहाँ पे भगत निवास में अंजनी भगत से उनकी शादी 2003 में होती है। उसके बाद सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा होता है। उनको एक बेटा भी होता है, जो कि 2015 में उनकी बेटे की जन्म होती है। किसी बीमारी की वजह से अंजनी भगत की डेथ हो जाती है। उसके बाद की जो कहानी है वो हम आगे आपको तो बताएंगे ही, और यहाँ अगल बगल में जो आस पड़ोस में जो लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, साक्ष्य के तौर पर हम उन पड़ोसियों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो महिला जिनकी शादी हुई है, जो एमपी की रहने वाली है, जिनका नाम है चंद्र पूर्णिमा, और उनकी शादी 2003 में अंजनी भगत से हुई थी, और उनके साथ अभी क्या क्या हो रहा है, किस दुख से वो गुजर रही है। कोई परिवार का कोई सदस्य उनका हेल्प नहीं कर रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, एक छोटे से बच्चे के साथ कैसे अपना गुजर बसर करती है, ये सब कुछ पे हम नज़र डालेंगे और सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं यहाँ जो अगल बगल में जो पड़ोसी है उनका क्या कहना है साक्ष्य के तौर पर। तो आइए एक दो पड़ोसियों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि किसकी क्या गलती है। आप इनके पड़ोसी हैं, चंद्र पूर्णिमा जी के? जी। कब से ये यहाँ पे रह रही हैं? जब से शादी हो गया है तब से रह रही हैं। इनके हस्बैंड तो गुजर चुके हैं ना? जी। और इनका पारिवारिक इशू कुछ चल रहा है, उसके बारे में कुछ आप जानते हैं? कुछ नहीं मालूम है हमको। हाँ, पड़ोसी हैं तो पड़ोसी को पारिवारिक इशू के बारे में क्या पता रहेगा। ठीक है, आप कहाँ रहते हैं? बगल में ही? बगल में रहते हैं। अच्छा, इनका नेचर कैसा है? जैसे कि एक पड़ोसी होने के नाते बाई नेचर ये कैसी नहीं बता सकते हैं हम। नहीं, काहे कि उतना आना जाना रहे, मिलना रहे, तब ना बता सकते हैं आपको हम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी भगत निवास के बिल्डिंग के नीचे ही एक शॉप है, वहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कब से इनका शॉप यहाँ पे है, और ये चंद्र पूर्णिमा जी को कब से जान रहे हैं, उनका नेचर कैसा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश चौधरी हुआ। महेश चौधरी जी, आप कब से इस बिल्डिंग में भगत निवास में कब से आप ये शॉप किए हैं, माने आप अपना दुकान चला रहे हैं? करीब 2 बरस हो गया मैडम। 2 बरस हो गया। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम मालसलामी पटना सिटी के हैं। अच्छा, पटना सिटी के हैं। कहाँ बोले हैं फिर से? मालसलामी पटना सिटी के। अच्छा, ये बताइए कि आप इसी बिल्डिंग में वो रहती हैं, इसी बिल्डिंग में आप दुकान चलाते हैं, 2 साल से हैं। इनके हस्बैंड के गुजर जाने के बाद माने चंद्र पूर्णिमा जी को आप कब से जान रहे हैं, तो आपको ये बाय नेचर कैसी लगती है? नहीं, मेरे साथ तो इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। 2 बरस हम गुजार चुके हैं।
इनका बिहेवियर मेरे लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, माने बाय नेचर ये बहुत अच्छी है। मेरे लिए तो बहुत अच्छी हैं। मेरे साथ तो वैसा इनका कोई अथी नहीं है। लेट सवेर भी किराया उराया देते हैं, लेते हैं तो हो जाता है, मैनेज कर लेती हैं। अच्छा, तो क्या नाम बताया आपने? महेश चौधरी। महेश चौधरी जी का कहना है कि हम जब से इनको जानते हैं, चंद्र पूर्णिमा जी को, ये बाय नेचर बहुत अच्छी है। देर सवेर भी हम किराया देते हैं। आज तक हम लोगों के बीच कोई बहसबाजी या बकझक नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महेश चौधरी जी। थैंक यू। तो अब हम चलते हैं भगत निवास के अंदर, और क्या पारिवारिक इशू है वो सब कुछ हम आप लोग को बताएंगे। तो आइए हम चलते हैं ऊपर और चल के चंद्र पूर्णिमा जी से खुद जानने की कोशिश करते हैं कि वो किन किन प्रॉब्लम से जूझ रही है। और अभी जैसा कि आपने देखा कि हम आस पड़ोस में कुछ पड़ोसी थे, उनसे भी हम जानने की कोशिश किए साक्ष्य के तौर पे कि चंद्र पूर्णिमा जी कब से यहाँ पे रह रही हैं, कब से वो लोग उनको जानते हैं और वो बाय नेचर कैसी है। ये सब कुछ हम इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम चलते हैं चंद्र पूर्णिमा जी के पास। अभी हम भगत निवास के अंदर पहुंच चुके हैं और हमारे साथ जो महिला है ये चंद्र पूर्णिमा जी हैं। और मैम, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी कि मुझे याद किया इस अवसर में जहाँ सारे लोग मुझे भुला चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को। मैम, सबसे पहला सवाल, अभी तो आपके जीवन में उथल पुथल चल रहा है, क्योंकि एक महिला जब सिंगल होती है तो कितने संघर्षों से गुजरती है। और मैम, जॉइंट फैमिली का हिस्सा भी आप हैं, और इतना बड़ा फैमिली होने के बाद एक पति नहीं है आपके साथ, सास ससुर तो डेथ कर गए हैं, लेकिन कोई आपके आगे पीछे नहीं है, कोई यहाँ तक कि आपको रिस्पॉन्स भी देने वाले नहीं है। तो मेरा जो पहला सवाल है मैम आपसे, वो आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2003 में हुई थी और मैं एमपी से 2003 में आई थी, जहाँ मेरी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी थी। क्योंकि एमपी का रहन सहन और बिहार का बहुत पूरा ही अलग है। मतलब कि खाना से लेके बोलना, उठना बैठना, मतलब कि यहाँ के सब कुछ अलग था। और चूँकि मैं बहू भी थी तो मुझे थोड़ा सा हर चीज़ वैसा ही लग रहा था कि घर के अंदर रहना है और किसी से बात नहीं करना। ये तो बहुत है ना चेंज था, और तब से मैं अभी यहाँ हूँ। 2024 चल रहा है। 2003 में आपकी शादी होती है, आप शादी होकर यहाँ आती हैं। माँ आप कब बनती हैं? 2015 में बाबू आए थे और 2015 से मैं सौभाग्यशाली हूँ कि शाश्वत जी हमारी लाइफ में आए हैं। मेरा शाश्वत जी कौन, आपका बेटा? जी, मेरा बेटा, और प्यार से मैं उसको दादू बोलती हूँ। मैम, आपके पति की मृत्यु कब हुई और उनके जीते जी आपके घर वालों का व्यवहार आपके साथ कैसा था? उनके डेथ करने के बाद इन लोगों का व्यवहार में क्या चेंजिंग हुआ, वो पहले आप बताइए। मेरे हस्बैंड 2021 में कोरोना के बाद गए, और उसके पहले तो बहुत अच्छा था, सारे लोग बहुत अच्छे से बात करते थे, और हमारी कभी लड़ाई झगड़ा कोई कभी भी नहीं हुआ कि जेठ जेठानी से लड़ाई हुई हो या देवर देवरानी से कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हो। जैसे कई घर में होता है ना, मारा पीटी भी हो जाता है या कभी तलवारें भी चल जाती हैं, तो हमारा तो बहस भी नहीं हुआ। एक होता है ना, या आप मेरे कॉलोनी में या आस पड़ोस से भी पूछ सकती हैं कि एक ऊंची आवाज़ में भी कभी नहीं मैं बोली कि हाँ कभी मैंने किसी को चिल्ला के बोल दिया हो ऐसा। मैम, जब आप इतनी अच्छी थी, आपका व्यवहार भी इतना कुशल था, आप सेवा भी बहुत घर के लोगों की आप अपने ससुर जी का इतना सेवा की, आप कह रही हैं कि आपके हस्बैंड भी श्रवण कुमार की तरह सेवा किए, फिर आखिर आपसे इतना नफ़रत ये लोग क्यों करते हैं? आपके हस्बैंड के डेथ करने के बाद, जैसा कि आपने बताया कि कभी कोई रिस्पॉन्स, आप बार बार उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी वो लोग आपको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। ऐसा इतना नफ़रत क्यों है आपसे उन लोगों को?
अब ये तो मैं नहीं बता सकती कि ऐसा क्यों है। हालांकि जो एक बहू को करना चाहिए, जो एक बहू का फ़र्ज़ होता है कि हाँ आप घर पे आई हैं, सबका ख्याल रखना है, टाइम पे चाय नाश्ता देना है, एक बहू का यही फ़र्ज़ होता है मेरे ख्याल से, कि अगर किसी को खाने का है तो खाना टाइम पे देना है, उठा के कि हाँ बाबू खा लीजिए, या हाथ पैर दबाना है सास ससुर का और उनको अच्छे से सुलाना है। और ये जो हो भी होता है, क्योंकि मैं खुद बड़े घर से हूँ, मेरे 7 भाई हैं और 7 भाभियाँ भी हैं और मेरी 2 बहनें हैं। तो मैं बड़े परिवार से हैं, तो इतना तो मुझे हर चीज़ की नॉलेज है कि हाँ कैसे बहू को रहना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में भी बहू हैं। आपके पति के डेथ कर जाने के बाद, आपके हस्बैंड के डेथ कर जाने के बाद आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जो मुझे जानकारी मिली है, और उसके बाद आपके जो भाई हैं वो आपको लेकर एमपी चले गए। एमपी में आप सागर ज़िले की रहने वाली हैं, जी। तो आप वहाँ कब तक रहीं और वहाँ से कब आई फिर अपने इस पटना सिटी, बिहार में पटना सिटी भगत निवास घर में? इनके जाने के बाद चूँकि मेरे भाई लोग भी बहुत चिंता कर रहे थे कि अब इनका आगे कैसे चलेगा, कैसे मतलब दोनों, मतलब माँ और बेटा अकेले सरवाइव कैसे करेंगे। तो उनको लगा कि हो सकता है कि अब क्योंकि इनका बड़ा परिवार है, जेठ जेठानी भी हैं, देवरानी भी हैं, देवर भी हैं, तो शायद कोई इनके साथ रहेगा। तो मेरे भाई लोग ने पूछा भी कि आगे ये लोग कैसे हैं ना, आप मुझे बस ये बताइए कि गुड़िया, मुझे प्यार से उन लोग गुड़िया बोलते हैं, तो गुड़िया का आगे कैसे है ना लालन पालन होगा, बच्चे का कैसे लालन पालन होगा, ये कैसे आगे रहेंगी, कैसे इनका घर खर्च चलेगा, या इनके साथ अब कौन रहेगा। आप वहाँ गई कब और वहाँ से आई कब बिहार, वो बताइए। उसके तुरंत बाद मतलब कि मेरे ख्याल से 13वीं है ना ख़त्म हुई थी, उसके दूसरे ही दिन सारे लोग चले गए। तो और मैं मेरे भाई लोग भी पूछते रह गए कि भाई इनका कैसे क्या होगा, तो सारे लोग छोड़ के चले गए। फिर 2-3 महीना मैं यहाँ रही, 2-3 महीना तक मेरी दिमागी हालत, क्योंकि मैं अकेले रहने लगी थी, भाई लोग भी चले गए, तो उन्होंने एक मतलब मेरे दीदी के बेटा को छोड़ा। मैं 5वें महीना में मैं यहाँ से गई। और यहाँ फिर आई कब? 2023 में मैं जुलाई में आई और तब से अभी मैं हूँ यहाँ। जो मुझे जानकारी मिली है, आपने ही बताया कि आपका ज्वेलरी का क्या मसला है? ज्वेलरी यहाँ मतलब मेरे जेठ जेठानी के पास है, और चूँकि पहले है ना मम्मी, मैं आई थी शादी होके, तो मतलब सासू माँ को क्यों कहना था कि सारी बहुओं का है ना ज्वेलरी बैंक में रखा जाएगा। तो चूँकि वो यहाँ से जाने के पहले वो लेके गई, तो मेरे जेठ जेठानी और देवर देवरानी ही थे, मतलब चिंटू नाम है और अशोक कुमार भगत, तो ये सारे लोग उस समय थे। और अशोक कुमार भगत किनका नाम है? मेरे जेठ का, मतलब मेरे बड़े भैया। अच्छा। तो ये 13वीं वाले ही दिन सारे लोग चले गए थे, उसी दौरान में मम्मी लेके गई हैं, तो उनके हाथ में है। तो आप के मम्मी तो डेथ कर गई, सास ससुर तो डेथ कर गए, तो अभी आपका ज्वेलरी है आपके जेठानी के पास, तो आपने वो लेने की कोशिश की? नहीं, हमारी तो खैर बात ही नहीं होती है, उन लोग से कोई कांटेक्ट, कोई बातचीत नहीं? कोई बात नहीं। अच्छा मैम, ये जो आपका जो भगत निवास है, इसका कुर्की जब्ती का क्या है? क्यों कुर्की जब्ती इसका निकला है इस बिल्डिंग का? कुर्की जब्ती आई है अभी कि क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आ चुका था। मेरे दादा ससुर के नाम का है श्री रामधनी भगत, और मेरे दादा ससुर का नाम क्या बताई हैं? रामधनी भगत, और श्री प्रहलाद भगत मेरे ससुर हुए, और अंजनी कुमार भगत मेरे हस्बैंड हुए। तो इन सारे लोगों का मिला के 80,000 रुपये बना है। तो क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं,
तो उन लोगों ने जो भी सोचा हो इसके बारे में, मैं यहाँ थी नहीं, लेकिन अब मैं आई हूँ तो मुझे ऐसा मतलब सुनने को मिला। हालांकि मैंने फ़ोन किया भी और करवाया भी कि तो बिजली ऑफिस से के जो थे वो खुद भी फ़ोन, बिजली बिल के कारण ये चीज़ आया है, कुर्की जब्ती? बिजली बिल और मकान का टैक्स। अच्छा, वो बहुत दिनों से शायद नहीं दिया गया होगा। 14 से नहीं दिया है और उसके पहले से भी शायद हो नहीं, मुझे तो आइडिया नहीं, तो क्योंकि ये मकान तो जॉइंट है ना, इसमें तो सभी लोग का हिस्सा है। सबका ही है और सारे लोगों का है। और ये जो अभी कुर्की जब्ती जो आया है, इसका इन्फॉर्मेशन आपने दिया है सभी लोगों को? हाँ, मेरे जेठ को दिए हैं, फ़ोन लगाया था उन्होंने और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा बात है, तो उनको जानकारी में है कि ऐसा है। अशोक भगत जी को? जी जी जी। उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं है? अभी तो नहीं है और मे भी आगे हो सकता है कि वो आए, और अभी भी मैं इंतज़ार ही कर रही हूँ कि शायद मेरे परिवार वाले मुझसे मिलने आए, जो आप कब से कोशिश कर रही हैं उन लोगों से कांटेक्ट करने की, बात करने की, आप अपने पति के डेथ के बाद से ही? जी जी, मैं यहाँ से, क्योंकि मेरे भाई लोग तो लेके चले गए थे, मैं एमपी चली गई थी, तो वहाँ से भी मैंने 2-3 बार फ़ोन लगाया और मैं इंतज़ार भी कर रही थी कि हो सकता है वो लोग मुझे फ़ोन करें या बुलाएं, क्योंकि 2003 में मेरी शादी हुई थी, तो पिछले 18-19 साल 20 साल मैं यहाँ थी और सेवा दे रही थी। तो उस दौरान तो कोई बात ही नहीं थी कि हाँ कोई लड़ाई झगड़ा हो कि हम इनसे नहीं मिले या वो, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा तो हुआ नहीं है, मेरे नज़र में, मेरे ध्यान में भी ऐसा कुछ नहीं है, तो हो सकता है वो मुझे बुलाएं, और अभी भी मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आएँ और कुछ जो जिम्मेवारी हैं घर की वो देखें, क्योंकि मैं अभी अकेले पड़ गई हूँ और मैं अभी कुछ नहीं कह पा रही हूँ कि मैं क्या, मतलब क्या करूँ अभी मैं। एक जो इंतज़ार है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। अच्छा मैम, ये बताइए कि आपसे इतना नफ़रत का कारण क्यों है? कि कांटेक्ट तो कोई अगर झगड़ा लड़ाई हो फिर भी जब कांटेक्ट करते हैं तो नफ़रत ही सही, लेकिन बातचीत तो होती है, लेकिन कोई आपसे बात भी नहीं करना चाह रहा है, तो ऐसा क्यों? हो सकता है कि जब आप लोग साथ में थे तो कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा फैमिली में, कोई ऐसा फैमिली इशू, या आपकी तरफ से या आपके हस्बैंड के तरफ से कैसा व्यवहार था उन लोगों का जब आपके हस्बैंड जिंदा थे तो, या फिर कभी कोई ऐसा बात कोर्ट तक, थाने तक पहुंची हो, ऐसा कुछ रहा है आप लोग के बीच में? तो फिर इतना नफ़रत ये का कारण क्या है, आप कुछ बताएंगे? मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने कभी उनसे ऊंची आवाज़ में भी बात की हो। मैं तो अपने जेठ को क्या, मेरे बड़े भाई, इसलिए मैं हमेशा भाई ही बोल रही हूँ, भाई है, और उनकी वाइफ को मैं हमेशा दीदी, हालांकि बहुत जगह भाभी भी बोला जाता है, लेकिन मेरे मन में वो था नहीं, तो मैं हमेशा उनको बड़ी बहन ही मानती हूँ और हमेशा मानती रहूँगी, वो चाहे मुझे याद करें या ना करें। तो और रही कोर्ट कचहरी की बात, लड़ाई झगड़ा तो बहुत दूर की बात है, कोर्ट कचहरी तो बहुत दूर की बात है, मैं तो ऊंची आवाज़ में बोली भी नहीं, और झगड़ा तो कभी भी नहीं हुआ है ना। अच्छा, आपको लगता है कि अभी तक जो आपने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है, उसके बाद ये लोग आपको रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं? आप इस जॉइंट फैमिली का हिस्सा है, आपके हस्बैंड नहीं है, उनका सगा जो आपके जेठ है या देवर है, उनके सगे भाई की औलाद की आप माँ हैं, उनका भतीजा है, और एक बार भी वो लोग कांटेक्ट नहीं करना चाहते, तो आपको क्या लगता है कि जब आप इतनी अच्छी हैं, बोल रही हैं कि हमने अभी तक कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं किया, तो आगे आपको अगर ये लोग कभी रिस्पांस नहीं देंगे, आपके हक अधिकार से वंचित करना चाहेंगे, तो क्या आप कहाँ तक कदम उठाएंगी? कौन सा स्टेप आगे आप लेना चाहेंगी, ये बताइए। मैं तो कोई कदम उठाने वाली नहीं हूँ कि हाँ मैं कोर्ट कचहरी में जाऊँ या किसी अदालत के दरवाजे खटखटाऊँ, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, ना ऐसा मैं सोच रही हूँ। बस मुझे इंतज़ार है कि वो लोग आएँ और मुझे एक होता है ना कि हाँ बच्चे की तरह, चलो अच्छा कोई नहीं, इतना दिन हुआ, ठीक है,
तो वो आए और मुझे अपना आशीर्वाद दें, और बस मैं और कुछ नहीं चाहती। वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे लिए सब कुछ है, और वो आए मुझसे बातें करें। अगर वो नहीं आएंगे तब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है आपको? नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा है कि मुझे कुछ करना है। मुझे अच्छा, लग ये रहा है कि कि वो आएंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि वो आएंगे? हाँ, आएंगे। तो और फिर इतना लंबा इंतज़ार क्यों हो रहा है? आएंगे और देखिए क्या हो सकता। अच्छा, आप जो यहाँ रहती हैं, अभी आप माँ बेटा दोनों अकेले ही रहती है। इनके जो ये बिल्डिंग है भगत निवास, ये नीचे मार्केट भी है, दुकान सब भी रेंट पे लगा हुआ है। तो आप जो यहाँ रहती हैं, तो आपको कैसा अकेले डर फील होता है, या कभी ऐसा लगता है कि हम अकेले रह रहे हैं तो हमारे जान को भी खतरा, ऐसा कुछ आप फील करती हैं? हाँ, अकेले हैं तो अकेले तो डर तो लगता ही है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में अकेले हम और मेरा बेटा रहता है, तो डर तो लगता है। क्या डर आपको बाहर वालों से लगता है या अपने घर वालों से लगता है? सभी से कि हाँ ठीक है, इतनी बड़ी बिल्डिंग में अकेले रह रहे हैं। बच्चा भी डरता है, वो भी बार बार कहता है कि मतलब क्यों नहीं हमारे साथ सारे लोग आ रहे हैं, या पूछता रहता है कि पापा के और कितने भाई थे। जैसे मेरे भाई लोग को उसने देखा है, सारे लोग मिलजुल के साथ में रहते हैं, तो वो हमेशा पूछता रहता है। यानी कि आपके जो बच्चा है उस पे भी इसका असर आ रहा है, वो पूछता है, अपने घर वाले के बारे में पूछता है आपसे? पूछता है कि हमारे जैसे पापा के भैया कौन थे, या और भी उनके छोटे भाई हैं, या मेरी बुआ कहाँ है, सबके बारे में पूछता है। अच्छा मैम, आप बुरा ना माने तो मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे। आप इतनी दूर एमपी से आप हमारे बिहार में पटना सिटी में भगत फैमिली में अंजनी कुमार भगत से आपकी शादी होती है, और ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, ये बताइए। ये तो अरेंज मैरिज है, बिल्कुल अरेंज मैरिज। पुराने स्टाइल में जैसा होता है वैसी ही शादी हुई हमारी। मतलब मेरे भैया आए थे देखने के लिए। सबसे पहले मेरे मम्मी पापा मतलब सास ससुर यहाँ से गए, तो वो किसी शादी में एमपी में गए हुए थे। तो मेरी दीदी आपके सास ससुर? जी, मेरे सास ससुर एमपी गए थे किसी शादी में। वहाँ पे वो मेरी दीदी को देखे थे, और मेरी दीदी से ही उन्होंने बोला था कि उन्होंने जो भी बात की हो मेरी दीदी से, या जो नेचर देखा हो, तो उन्होंने बस ये कहा था कि मुझे आप ही की तरह एक लड़की की तलाश है, जो आपकी तरह दिखती हो और आपकी तरह बातें कर। कौन ये आपके ससुर बोले थे? हाँ, मेरे सास ससुर दोनों ने बोला कि, और वो वहाँ बोली कि हाँ, क्योंकि मैं उस समय कॉलेज। तो एकदम वो लोग चॉइस करके आपको लाए, जैसे कि इनकी बहन को देखकर इनके सास ससुर एमपी में किसी शादी में जाते हैं, और जाने के बाद जब इनकी बहन से मिलते हैं तो बोलते हैं कि आपके हम शक्ल और आप ही की जैसी हूँ बहू, मुझे भी एक बहू चाहिए। तो फिर इनकी बात शादी की बात आगे बढ़ती है। तो ये तो हुआ कि मनपसंद करके वो लोग आपको लाए हैं, फिर ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? तब ये तो खैर मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हाँ उनकी पसंद थी पूरी, क्योंकि वो मुझे लेके आए थे बस। और मेरे भैया बस आए हैं और इनको देखे हैं, और इनकी फ़ोटो ले जाके बस मुझे दिखाया है कि ये है लड़का जिससे। अच्छा, हस्बैंड जब तक आपके थे उनसे कोई शिकवा शिकायत आपको? नहीं, मेरी कोई शिकायत नहीं, मेरे को तो किसी से भी कोई शिकायत नहीं थी, नहीं थी। हस्बैंड आपको मानते थे? बहुत सारे लोग मानते थे, मेरे ससुर और सास ससुर सब मानते थे। लेकिन और इतनी बड़ी फैमिली में शादी भी इसीलिए आदमी करता है कि कोई भी हादसा किसी के साथ कभी भी हो सकता है। तो वो हादसे के बाद, या जैसे अभी मेरे हस्बैंड नहीं हैं, तो कम से कम कोई ना कोई तो फैमिली मेम्बर इनके साथ होना चाहिए था। आपके जेठ का नाम क्या है? श्री अशोक कुमार भगत। श्री अशोक कुमार भगत जी से हमारा भी रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आपको अगर ये वीडियो दिखता है, या मजबूर होकर आपकी छोटी बहन कह लीजिए, भाई की पत्नी है, सगे भाई की पत्नी है, एक भतीजा है आपका, और आप बहुत पैसे वाले लोग हैं, अच्छा पैसा आप कमा रहे हैं, अच्छी बिजनेस आपकी चल रही है, जैसा कि वो कहाँ रहते हैं मैम? वो भुवनेश्वर में रहते हैं। भुवनेश्वर में अमोनिया गैस का बिजनेस है।
अमोनिया गैस का आपका बिजनेस है, आप भुवनेश्वर में रहते हैं, तो कम से कम एक नज़र आइए अपने फैमिली में बैठ के, जो भी आपका प्रॉब्लम्स है फैमिली का उसको बैठ के एक बार देखिए। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग वो आखिरी पीढ़ी हैं हमारे समाज की, आप लोग वो आखिरी पीढ़ी हैं जो कोई फादर या कोई पेरेंट्स जब शादी करता है तो पूरे फैमिली देखता है। जब अरेंज मैरिज शादियां जो होती है तो पूरे फैमिली, आप भी अपनी बेटी के लिए कहीं शादी करने गए होंगे या देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा फैमिली है, लड़का कितने भाई हैं, इसके फादर क्या करते हैं, इसका ब्रदर क्या करता है, इसकी सिस्टर क्या करती है, सब कुछ देखकर शादियां जो होती हैं। और आप ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारे हिंदू रीति रिवाज में शादी, खास करके अरेंज मैरिज जो हमारे पेरेंट्स करते हैं, शादी का मतलब सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, दो परिवारों का मिलन होता है। और दो परिवारों का मिलन होने के बाद आप लोग ने अपने पसंद से जिस बहू को अपने घर में लाए, और इतनी दूर से स्टेट अलग, कल्चर अलग, फिर भी 19 साल 20 साल जिसने अपना जीवन यहाँ पर व्यतीत किया, उन महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों, जो आज मजबूर होकर कैमरे के सामने किसी चैनल के माध्यम से ये मैसेज आप लोग तक पहुंचाना चाहती है। तो आप लोग एक बार आइए, इनसे मिलकर बात कीजिए। और हमारा भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार आइए, अपने परिवार का जो आपका प्रॉब्लम्स है उसको परिवार के अंदर ही सुलझा लीजिए। नहीं तो बर्दाश्त करने की जो क्षमता है वो जब इंसान का ख़त्म होता है तो फिर कोई भी इंसान नहीं चाहता है, कोई भी महिला नहीं चाहती है कि हम अपने परिवार के ख़िलाफ़ जाएं। और जैसा कि ये अभी तक आप लोग के ख़िलाफ़ तो कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है ये। तो एक बार आप लोग आइए, इनसे मिलिए और बात कीजिए। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।